हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। प्रेस द बेल आइकन। In today's current affairs, we will be discussing about 6 topics. फर्स्ट वन इज बहुड़ा यात्रा। ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। सेकेंड वन इज सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसने अभी कुछ चेंजेस किए हैं अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर, तो हमें ये इसके चेंजेस हमें देखने हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। थर्ड वन इज यूएन कैट यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। अभी कुछ रिसेंट अपडेट्स हुए हैं, एक केस आया है टॉर्चर का। वी हैव टू सी व्हाट इज दैट केस एंड वी आल्सो नीड टू सी कि ये यूएन कैट जो है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और इसकी क्या क्या प्रोविजंस हैं। Next one is about the policies. So a scheme has been launched which is known as Accelerate Vigyan scheme. We will be discussing about this scheme also. Next one is crisis facing the global order. ये आप means point of view से भी कह सकते हो या कोविड की context में ये topic है. And the last topic is rapid intensification of cyclones. This topic is also important from point of view of mains as well as prelims. So let's start with our first topic in this video. Bahuda Yatra. Despite restrictions, it has been concluded recently. Bahuda Yatra है क्या? It is return journey of the deities to the Puri Jagannath temple after annual Rath Yatra. फोक स्टोरीज के अकॉर्डिंग लॉर्ड जगन्नाथ और उसके सिबलिंग्स जो उसके भाई और बहन हैं यानी गॉडेस सुभद्रा एंड लॉर्ड बालभद्र, ये अपनी आंट यानी आंटी के यानी मौसी के घर से वापस आते हैं। इस रिटर्न जर्नी को हम बोलते हैं बहुड़ा यात्रा और ये 9 दिन के बाद होती है। रथ यात्रा के 9 दिन के बाद ये यात्रा होती है। अब क्वेश्चन किसी भी चीज पे हो सकता है। क्वेश्चन कैन बी अबाउट बहुड़ा यात्रा कि बहुड़ा यात्रा होती क्या है। तो इट इज रिटर्न जर्नी फ्रॉम द रथ यात्रा। बहुड़ा यात्रा किसके बाद होती है, तो ये 9 दिन के बाद होती है रथ यात्रा की। और जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है? जगन्नाथ रथ यात्रा है फेस्टिवल ऑफ कैरियट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ये हर साल होती है पुरी में यानी ओडिशा के अंदर। और इस यात्रा में किस किस की पोजेशन निकाली जाती है? तो जो देवी देवताओं का यहाँ पे झलूस निकाला जाता है, पोजेशन निकाली जाती है, वो है लॉर्ड जगन्नाथ जो विष्णु के अवतार हैं, उनके भाई यानी बालभद्र और उनकी सिस्टर यानी सुभद्रा। उसके साथ साथ उनका वेपन यानी सुदर्शन चक्र भी होता है। इस यात्रा को लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से लेके गुड्डीचला टेम्पल तक लेके जाया जाता है और इसमें हजारों लोग, हजारों क्या लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हिंदू धर्म के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, एक हर साल जो आता है। Our next topic is Central Zoo Authority. अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और इसके पीछे रीजन क्या है? वो ये है कि दे वांट सम एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर द अथॉरिटी। जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। दिस इज द पॉइंट वेयर क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड कि सेंट्रल जू अथॉरिटी किसके अंडर आती है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये फ्रेम होती है या किसी और एक्ट के अंदर फ्रेम होती है। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी इज फॉर्म्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। सेक्शन वैसे सेक्शन 38A है, हाउएवर सेक्शन वगैरह कभी पूछा नहीं जाता है यूपीएससी में। इट इज फॉर द एडिशनल नॉलेज ऑफ योर्स। Next thing is that there are certain rules which are recognition of zoo rules जिसके according overall management, upkeep, health care of animals की जाती है zoos के अंदर। तो this is just for the sake of knowledge। questions वगैरह यूपीएससी ऐसी obvious चीजों पे नहीं पूछता है। Next thing is roles and functions of Central Zoo Authority. First one is that it grants recognition and provide financial and technical assistance to the zoos कि zoos को कैसे अच्छा किया जा सकता है। उनको पैसा भी प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है कि किसी एनिमल के लिए क्या एनवायरनमेंट क्रिएट रखना चाहिए, क्या हैबिटेट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट वो रेगुलेट करता है एक्सचेंज ऑफ एनिमल्स अंडर शेड्यूल 1 एंड 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेकेंडली आपका होमवर्क ये है कि आप ये देखिए शेड्यूल 1 में कौन से एनिमल्स आते हैं, शेड्यूल 2 में कौन से एनिमल्स आते हैं। आपको इनकी लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट नेम्स आपको पता होनी चाहिए। सेकेंडली जो आपको देखना है वो ये देखना है कि शेड्यूल 1 के अंदर नेचर क्या है, कौन किस टाइप के एनिमल्स उसमें इंक्लूड होते हैं, और शेड्यूल 2 में किस टाइप के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं।
तो यू कैन गो टू योर बुक्स एंड उसमें एक बार आप देख सकते हो कि शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में किस नेचर के एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी जरूर पूछ सकता है। थर्ड थिंग इज दैट ये भी रेगुलेट करता है, अप्रूव करता है एनिमल एक्सचेंज को बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज या अदर फॉरेन जूज। लास्टली सेंट्रल जू अथॉरिटी कोऑर्डिनेट करता है और इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम्स जो कि रिलेटेड रहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जू पर्सनल्स, plant breeding programs, ex-situ research including biotechnological interventions and etc. for the improvement of species or conservation of the species. So these were the roles and functions of the Central Zoo Authority. Now composition के perspective से it has one chairman and a member secretary. Additionally 10 और members होते हैं। जो 10 और members होते हैं वो या तो officials होते हैं environment ministry से या NGO experts होते हैं जो wildlife conservation में involved होते हैं। रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और अब दो नए मेंबर्स भी इंक्लूड किए गए हैं जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा और दूसरा एक एक्सपर्ट होगा फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर और अनकैट। Why this thing is in news? Because recently there has been a case of custodial killing of a father and son by police in Tamil Nadu. और ये शो करता है कि हाउ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज ब्रोकन एंड इट नीड्स पुलिस रिफॉर्म्स एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ अनकैट। इंडिया सिग्नेटरी है अनकैट का बट अभी तक रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ है। और व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर अनकैट? अनकैट फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है अंडर यूएन। इसको अडॉप्ट किया गया था 1984 में। ये फर्स्ट लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, द ईयर ऑफ इट्स अडॉप्शन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस ट्रीटी। सेकेंड थिंग, ये इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट टॉर्चर एंड अदर एक्ट्स ऑफ क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। थर्डली, इट requires states to take effective measures to prevent torture in their territory। तो जो भी मेंबर स्टेट्स हैं जो भी इसके सिग्नेटरी हैं इस ट्रीटी के, उनको मेजर्स लेने होंगे जिससे कि टॉर्चर को रोका जा सके अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर। Also, it forbids state to deport people to such countries where they may face the torture. Now, to see the implementation of the Convention Against Torture, there is a committee against torture। ये कमेटी देखती है implementation of this convention। ये वन ऑफ द 8 यूएन लिंक्ड कमिटीज है जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। सभी पार्टीज को जिन्होंने भी इसको साइन किया और रेक्टिफाई किया है अनकैट को, उन्हें हर 4 साल में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कैट को। और जब भी कोई पार्टी नई सबमिट करती है या सिग्नेटरी बनती है अनकैट की, उसको फर्स्ट ईयर में एक रिपोर्ट देनी होती है। आफ्टरवर्ड्स हर 4 साल बाद उसे रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कैट को कि ह्यूमन राइट्स को कैसे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कैट कुछ कई बार एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कंप्लेंट्स ले सकती है इंडिविजुअल से भी। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर अनकैट इज ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो फुल फॉर्म में बोला जाएगा वो इस तरह से बोला जाएगा ओपी कैट, यानी ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था ऑन 18 दिसंबर 2002। तो यू हैव टू रिमेंबर कि जनरल असेंबली ने 2002 में अडॉप्ट किया था। और ऑप्शनल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये करता क्या है? ये प्रोवाइड करता है या एस्टेब्लिश करता है एक सिस्टम ऑफ रेगुलर विजिट्स बाय इंटरनेशनल एंड नेशनल बॉडीज उन प्लेसेस पे जहां पे इट फील्स दैट पीपल आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी। जहां उसे फील होता है कि ह्यूमन राइट्स कहीं ना कहीं वायलेट हो रहे हैं, वहां पे टू कीप ए चेक कि स्टेट्स ओवरराइड ना करें अपनी अथॉरिटी को। ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कि इंटरनेशनल बॉडीज या नेशनल बॉडीज वहां पे रेगुलर विजिट्स दे सकें। लास्ट थिंग इज दैट हाउ इंडिया एंड अनकैट आर रिलेटेड। सो इंडिया सिग्नेटरी तो है इस कन्वेंशन की और 1997 में इंडिया ने इसको साइन भी कर दिया था, बट अभी तक इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। ऐसी और 25 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको रेक्टिफाई नहीं किया है, उसमें पाकिस्तान और चाइना भी आते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज असलरेट विज्ञान प्रोग्राम। इसको हम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, या यू कैन से इट अबाउट विद एजुकेशन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो इसको।
इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। तो ये आपको याद रखना है बिकॉज ये किसी मिनिस्ट्री ने नहीं किया है, एक बोर्ड ने इसको लॉन्च किया है। और जिसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री। ये स्कीम चाहती है कि एक बिग पुश मिले साइंटिफिक रिसर्च और प्रिपेयर करना चाहती है साइंटिफिक मैन पावर जो कि वेंचर कर सके वेरियस रिसर्च करियर्स और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के अंदर। इट वांट टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म ऑफ आइडेंटिफाइंग रिसर्च पोटेंशियल, मेंटरिंग, ट्रेनिंग एंड हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑन अ नेशनल स्केल। तो नटशेल में हम इसको कह सकते हैं ये चाहता है कि इंडिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च बढ़े। So this scheme wants to expand the research base of the country with three broad goals. First one is consolidation or aggregation of all science training program. Second is initiating high end orientation workshop. Third is creating opportunities for research internship. तो पहली चीज तो ये चाहता है कि जितने भी साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि हमारे पास एक सोर्स रहे जहां से हम देख सके कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या साइंटिफिक प्रोग्राम चल रहा है, या जो ओवरलैपिंग एरियाज हैं या जो ओवरलैपिंग स्कीम्स हैं या जो ओवरलैपिंग प्रोग्राम्स हैं इनको क्लब करके इकट्ठा करके एक ही प्रोग्राम में बना दिया जाए जिससे कि जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाए। सेकेंडली ये चाहता है कि हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स हों जहाँ पे ट्रेन किया जा सके न्यू रिसर्चर्स को। थर्डली ये चाहता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना रिसर्च इंटर्नशिप के लिए। इससे क्या होगा? इससे अट्रैक्शन होगी यूथ के अंदर, साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर टू गो फॉर रिसर्च इंटर्नशिप और टू गो फॉर रिसर्च। The components of Accelerate विज्ञान प्रोग्राम आर, फर्स्ट वन इज अभ्यास एंड सेकंड वन इज समूहन। तो दो कंपोनेंट्स हैं इसके। जो अभ्यास है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स रहेंगे, कार्यशाला और विटिका। इसी तरह से समूहन के अंदर भी दो कंपोनेंट्स हैं जो हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अभ्यास को डिस्कस करते हैं पहले। इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इनेबलिंग ग्रूमिंग पोटेंशियल इन पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स by means of developing their skills in selected areas across different disciplines। इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे? फर्स्ट वन विल बी कार्यशाला जो कि हाई एंड वर्कशॉप होगी जहां ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकंड वन इज वृत्तिका, दैट इज रिसर्च इंटर्नशिप, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी रिसर्च इंटर्नशिप की फॉर्म में। दूसरा होगा सम्मोहन प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होगा? इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम। Its objective is to increase, aggregate, and consolidate all scientific interactions in the country under one common roof। यानी जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए वो समूहन के अंदर हम करेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, वो होंगे पहला प्रोग्राम होगा संयोजिका और दूसरा होगा संगोष्ठी। संयोजिका क्या होगा? इट इज एन ओपन एंडेड प्रोग्राम टू कैटलॉग द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट फंडेड एजेंसीज। तो जितने भी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसीज के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज को एक जगह कैटलॉग करेगा, एक जगह दिखाएगा और ये एक ओपन एंडेड प्रोग्राम रहेगा। दूसरा संगोष्ठी है, ये पहले से ही सर्व चलाता हुआ आ रहा है प्रोग्राम को, इसको आप वहीं से देख सकते हो। आवर फिफ्थ टॉपिक इज क्राइसिस फेसिंग द ग्लोबल ऑर्डर। जो क्राइसिस हम देख रहे हैं आज ग्लोबल ऑर्डर में उनके ऊपर ये टॉपिक है। तो अभी तक जो हमारा क्राइसिस, हम जो क्राइसिस फेस कर रहे थे वो थे जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल मिसट्रस्ट, डिजिटल वर्ल्ड की डार्क साइड जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो रहते हैं या साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं। पर ड्यू टू कोरोना क्राइसिस ये सब के सब जो इश्यूज हैं ये कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए हैं। इन इश्यूज को अभी अभी हाईलाइट किया था यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटरेस ने। We will be seeing how these crises have been affected by the corona crisis, कि कोरोना क्राइसिस ने पॉजिटिवली इनको अफेक्ट किया है या नेगेटिवली अफेक्ट किया है। पॉजिटिवली अफेक्ट करने का मतलब यह है कि क्राइसिस कहीं ना कहीं सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए हैं, और नेगेटिवली का मतलब यह है कि क्राइसिस और ज्यादा बढ़ तो नहीं गए हैं। तो जैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है ये तो बढ़े हैं बिकॉज द रिफ्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना अब ये और ज्यादा वाइड हो गई है। While on the climate crisis basis कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम हुआ है ड्यू टू कोरोना एंड ड्यू टू लॉकडाउन। तो क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नाउ पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेट चेंज का। जो एमिशंस में ड्रॉप आया है 2020 के अंदर वो है अबाउट 8% फ्रॉम द लास्ट ईयर, और ये काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा हमें पेरिस एग्रीमेंट गोल्स को रीच करने में, दैट इज लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस।
हाउएवर जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है वो अभी भी है और वो रियल थ्रेट है, बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है दोबारा से वी विल बी गोइंग फॉर द बिजनेस, द इकोनॉमी विल बी रिवाइविंग एंड अगेन हम पोल्यूट करना शुरू कर देंगे एनवायरनमेंट को। सेकेंड थिंग इज दैट डिजिटल स्पेस एंड इट्स डार्क साइड। डिजिटल स्पेस ने कहीं ना कहीं काफी हेल्प की है। जैसे जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन है, उसने इकोनॉमी को रन करवाया है। अमेजोन जैसे है, अमेजोन का काफी ज्यादा गेन हुआ है। इट हैज द कैपिटल गेन हैज बीन अबव 400 बिलियन इन 2020, क्योंकि लोग घरों होम डिलीवरी पर रिलाय करने लग गए थे। बट डिजिटल साइड का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि साइबर क्राइम्स एंड साइबर फ्रॉड्स भी इंक्रीज हो गए हैं, और ये और हद तक इंक्रीज हो भी सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन द जियोपॉलिटिकल टेंशंस। पहले से ही यूएस और चाइनीज रिलेशनशिप डिटोरिएट हो रहे थे, बट ड्यू टू कोरोना वायरस और कोविड 19 चाइना के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा है। जो रिफ्ट था वो बढ़ गया है, और जो चाइना का बिहेवियर है अलोंग इट्स नेबर लाइक ताइवान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ चाइना सी एंड ऑल्सो विद इंडिया, वो भी काफी हद तक बेकार रहा है या अच्छा बिहेवियर नहीं रहा है, जिसने जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को और ज्यादा हवा दे दी है। एंड लास्ट वन इज द ट्रस्ट डेफिसिट अमंग स्टेट्स। वो इंक्रीज हुआ है। जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपने पोर्ट्स को बंद करना शुरू कर दिया है, मेडिकल सप्लाईज को ब्लॉक कर दिया है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को फुलफिल कर सकें। एंड कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड भी काफी हद तक डाउन स्लाइड हुआ है। अब एक नया ट्रेंड देखने में आया है। जो ट्रेंड है वो ये है एफिशिएंसी टू सेल्फ एफिशिएंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रस्ट का लैक है कंट्रीज के बीच में या नेशंस के बीच में, इकोनॉमीज के बीच में, उसने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन को। जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो गई थी कि आप कहीं से भी कुछ भी प्रोक्योर कर सकते हो, उसको अब इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया है। और देर इज ड्राइविंग शिफ्ट फ्रॉम एफिशिएंसी टू सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी का मतलब यह है कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे बेशक वो एफिशिएंट प्रोसेस हो, बट हम अपनी एफिशिएंसी को इतना इंप्रूव कर लेंगे कि हमें बाहर की जरूरत ही ना पड़े। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं जापान का, जिसने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं कंपनीज को टू रीलोकेट फ्रॉम चाइना। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो फ्रांस को फुल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करेंगे इन क्रूशियल मेडिकल सप्लाईज में इस साल के अंत तक। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बोला है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव करेगा एंड इंडिया विल बी वोकल अबाउट इट्स लोकल प्रोडक्ट्स। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रैपिड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स। और इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो इंटेंसिटी है एक साइक्लोन की वो इंक्रीज हो गई है। एंड व्हाट इज रैपिड इंटेंसिफिकेशन? इट इज इंक्रीज इन मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स बाय एटलीस्ट 55 किलोमीटर पर आवर इन 24 आवर पीरियड। यानी अगर 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंक्रीज हो किसी भी साइक्लोन के अंदर इन 24 आवर्स, तो हम उसे बोलेंगे वो रैपिड इंटेंसिफिकेशन फिनोमिना वहां हुआ है। और जो ये स्पीड में इंक्रीज है आता कहां से है? ये आता है रैपिड ड्रॉप इन प्रेशर एट द आई। जो साइक्लोन की आई होती है, जब उस पर एक रैपिड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो ये जो स्पीड इंक्रीज है वो एकदम से दिखती है। और इससे होता क्या है? जो हमारा फोरकास्ट है एक साइक्लोन के लिए वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू सी कि ये साइक्लोन कितना इम्पैक्ट कर सकता है, या ये साइक्लोन कब और कहां तक इम्पैक्ट करेगा किसी एरिया को। नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट कॉज रैपिड इंटेंसिफिकेशन? पहला फैक्टर है रोटेशन इन द लो प्रेशर सिस्टम। जो एयर सिस्टम जो बना हुआ है एक किसी वाटर सरफेस के ऊपर, उसमें अगर रोटेशन एलिमेंट है तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन जल्दी होगा। सेकंड इज दैट सी सरफेस टेम्परेचर या वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल। अगर वार्म वाटर ज्यादा है तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे एयर की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो इजी हो जाएगी। थर्ड वन रहेगा वर्टिकल मोशन ऑफ एयर। जो लो प्रेशर सिस्टम होता है, जो आई के आसपास जो सिस्टम होता है जहां से हवा ऊपर उठती है, अगर वो वर्टिकल मोशन जो है एयर का वो ज्यादा है तो रैपिड इंटेंसिफिकेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी अवेलेबल इन मिडल एटमॉस्फेयर। एंड लास्ट वन इज वर्टिकल शेयर और चेंज इन विंड्स फ्रॉम सरफेस टू द अपर एटमॉस्फेयर। तो आपको ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन के जो फैक्टर्स हैं थोड़े दिमाग में रखने हैं। दे मे बी आस्क्ड इन मेंस एंड आल्सो इन प्रीलिम्स। Both Madden-Julian oscillations and the MESO, that is monsoon intra-seasonal oscillations, affect cyclones. तो Madden-Julian oscillation से होता क्या है?
ये सीड्स थ्रो करते हैं रोटेशनल लो प्रेशर सिस्टम्स की इंडियन और पैसिफिक ओशंस पे, जो कि इंक्रीज कर देता है ऑफ चांसेस ऑफ साइक्लोन। सेकंड इज मॉनसून इंट्रा रीजनल ऑसिलेशंस। इनसे क्या होता है, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग वर्टिकल शेयर, और ये एक एज अ रिजल्ट सप्रेस कर देगा साइक्लोन्स को। मीजो होता क्या है, ये होता है अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ हैवी एंड मिनिमम रेनफॉल, जो कि 1 महीने तक लगभग चलेगा। यानी कि बीच में कभी ज्यादा बारिश होगी, कभी कम बारिश होगी, तो एक ये साइक्लिकल पैटर्न शो फॉलो करता है, और नॉर्थवर्ड शिफ्ट पैटर्न भी इसके अंदर रहता है फ्रॉम इक्वेटर टू द सदर्न एशिया। लास्टली जो अदर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइक्लोन को, वो है एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो से क्या होता है, इट इज वार्मिंग ऑफ द ट्रॉपिकल वाटर्स या वार्मिंग ऑफ द बे ऑफ बंगाल वाटर्स। अगर वाटर वार्म होगा तो साइक्लोन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, एंड ऑपोजिट विल बी द केस ऑफ ला नीना। देन देयर इज अ लास्ट टॉपिक, दैट इज मार्सुपियल थ्योरी। What is marsupial theory? It is a wave punch that allows cyclone to grow, or waves interacting to produce a Kelvin cat's eye, which is a sweet spot at the birth of a cyclone. आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है। यू जस्ट नीड टू सी कि अगर ये टर्म आती है तो ये साइक्लोन से रिलेटेड है, इसी से आपका काम बन जाएगा प्रीलिम्स में। मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो इन द एंड, प्लीज टेल अस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वॉज इट हेल्पफुल टू यू और नॉट, और हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वेरियस रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि डेली एमसीक्यूज या समरीज मिलेंगी आपको करंट अफेयर्स की, या समरीज भी रहेंगी टेस्ट डिस्कशंस वगैरह की, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी आपकी स्टडीज के अंदर। थर्डली, आप हमारी वेबसाइट पे अकेड को फॉलो कर सकते हैं। अकेड इज अ क्वेश्चन अ डे, जहाँ पे एक क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो अपना, यानी एक आंसर आप अपना पोस्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग चेक करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड वी विल हेल्प यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।